तारीख 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को देश के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन के रूप में देखा जाता है। करीब 50 साल पहले आज ही के दिन देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना और पूरे देश में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। करीब 50 साल बाद भले ही देश के लोकतंत्र की एक गरिमामयी तस्वीर सारी दुनिया में प्रशस्त हो रही हो, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन डेमोक्रेसी के एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने का आपातकाल लगाया गया था। उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की बीच रात में उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आंतरिक आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। लेकिन जब यह अनुच्छेद 352 संविधान का हिस्सा है तो इसे लोकतंत्र का हत्या क्यों माना गया? क्यों इस घटना के बाद से इंदिरा गांधी को एक तानाशाह के रूप में देखा जाने लगा? इमरजेंसी या फिर आपातकाल का मतलब क्या होता है और इंदिरा गांधी ने किन परिस्थितियों में इसे लागू करवाया था? आपके इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि आखिर ये इमरजेंसी या फिर आपातकाल होता क्या है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में हर एक नागरिक के पास उसके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो उसे देश का संविधान देता है। उनके उस अधिकार को उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। लेकिन जब देश में इमरजेंसी लगाई जाती है तब उस देश के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं बल्कि लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह जाता है। इस दौरान कोई भी नागरिक ऐसे किसी भी काम को नहीं कर सकता है जिसकी इजाजत सरकार नहीं देती है। इस दौरान सरकार के आदेश पर पुलिस बिना किसी वजह के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। मीडिया और अखबार में वही समाचार चलते हैं जिसकी अनुमति सरकार देती है। यानी कि पूरे देश में अराजकता का माहौल बन जाता है और देश की जनता घुट घुट कर मरने को मजबूर हो जाती है। किसी भी देश में इमरजेंसी लगने का यही मतलब होता है। अब दोस्तों, हम आपको यह बताते हैं कि आखिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आने वाली इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल क्यों लगाई थी। तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव से। साल 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी और खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी के जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। इस केस की सुनवाई हुई 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इस दिन इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही अगले 6 साल के लिए किसी भी संवैधानिक पोस्ट के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया था। 24 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि जब तक कोर्ट में मामला चलेगा तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती है, लेकिन उन्हें संसद में किसी भी चर्चा और बिल पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ना ही इंदिरा गांधी को रास आया और ना ही उनके समर्थकों को। ये कुछ ऐसा था कि वह पद पर तो रहती लेकिन उस पद की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसी के अगले दिन यानी कि 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली बुलाई थी। तब देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों में गुस्सा पनप रहा था।
जयप्रकाश नारायण पूरे देश में घूम घूम कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि दिल्ली की कुर्सी से वह बेदखल होने वाली है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस परिवार देश की गद्दी पर काबिज थी और अब इंदिरा गांधी के सभी शक्तियां खत्म होने के बाद देश में सत्ता परिवर्तन निश्चित हो गया था, जिसके बाद ही इंदिरा गांधी अपने हाथ में एक ऐसी शक्ति लेने वाली थी जो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ था। अब आती है 25 जून 1975 की वह काली रात जब यह सब शुरू हुआ। 25 जून की सुबह इंदिरा गांधी ने बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को फोन किया। उस समय सिद्धार्थ शंकर रे दिल्ली में ही बंग भवन में रुके हुए थे। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी आर.के. धवन थे। उन्होंने रे को बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें एक सफदरगंज रोड में स्थित अपने आवास पर तुरंत बुलाया है। वह एक सफदरगंज रोड पहुंचे, वो बैठे और दोनों करीब 2 घंटे तक देश की हालातों पर बात करते रहे। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि उन्हें कई रिपोर्ट्स मिली है, इनमें कहा गया है कि देश बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। सब तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। बिहार और गुजरात की विधानसभाएं भंग की जा चुकी है। विपक्ष सिर्फ आंदोलन पर उतारू है। इस तरह तो विपक्ष की मांगों का कोई अंत ही नहीं है। देश में कानून का राज नहीं रह गया है। इस समय कोई कड़ा कदम उठाने की सख्त जरूरत है। इंदिरा गांधी ने उसी शाम जयप्रकाश नारायण की रामलीला मैदान में होने वाली सभा को लेकर भी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखाई। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जयप्रकाश नारायण की योजना पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर एक समानांतर प्रशासन चलाने की है। वे कोर्ट से लेकर पुलिस और सेना से लेकर सरकार की बात न मानने को कहेंगे। इंदिरा गांधी ने 2 घंटे चली इस बातचीत में यह भी कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की हिट लिस्ट में मैं सबसे ऊपर हूं। मुझे डर है कि CIA की मदद से मेरी सरकार न गिरा दी जाए। इंदिरा गांधी साल 1974 से ही जयप्रकाश नारायण पर यह आरोप लगाती रही थी कि उनके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है। वह उनको फाइनेंस भी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की सारी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए ताकि वो कोई समाधान सोच सकें। उन्होंने शाम 5 बजे तक का वक्त मांगा। इसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे वापस पहुंचे और इंदिरा गांधी को तसल्ली से समझाने के लिए बैठे। सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि भारतीय संविधान की धारा 352 बाहरी और आंतरिक अव्यवस्था के समय इमरजेंसी लगाने की छूट देता है। यह सुनकर इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा करने से पहले वह इस मामले को मंत्रिमंडल के सामने नहीं लाना चाहती है। सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से कहना होगा कि मंत्रिमंडल को बुलाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। उसी दिन शाम 5:30 बजे इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे राष्ट्रपति आवास पहुंचे। तब देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे ने राष्ट्रपति को सारी बात बताई, जिसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि आप मुझे इमरजेंसी के दस्तावेज पहुंचाइए। इंदिरा गांधी के सचिव P.N. धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाया और इमरजेंसी की घोषणा के दस्तावेज तैयार करवाए। इंदिरा गांधी के सचिव P.N. धर खुद ही ये दस्तावेज लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे और अब तक रात हो चुकी थी। इधर इंदिरा गांधी ने निर्देश दिया कि यह बात मंत्रिमंडल को सुबह 5 बजे बताई जाएगी। 25 जून की रात 12 बजे के बाद इंदिरा गांधी, उनके सलाहकार और उनके बेटे संजय गांधी इस बात के पेपर्स तैयार करने लगे कि कल इमरजेंसी लगते ही सबसे पहले किन किन नेताओं को गिरफ्तार करना है और किस अखबार की प्रिंटिंग प्रेस का बिजली काटना है और अदालतें बंद करवानी है। अगले दिन से दिल्ली के अखबारों की बिजली काटने और देश भर की अदालतों को बंद रखने का बंदोबस्त कर लिया गया। यहाँ तक विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी तो ठीक थी, लेकिन सिद्धार्थ शंकर रे अखबार की प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काटने और अदालतों को बंद करवाने के पक्ष में नहीं थे। इस बारे में वह रात के 3 बजे वापस इंदिरा गांधी से मिले। सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को प्रेस की बिजली काटने की बात बताई और इस पर चिंता भी जताई, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि किसी अखबार की बिजली नहीं काटी जाएगी और ना ही कोई कोर्ट बंद होगा। इंदिरा गांधी के मुंह से इतना सुनने के बाद ही सिद्धार्थ शंकर रे वहां से निकले, जो कि बाद में झूठ साबित हुआ। दिल्ली के अखबारों की बिजली सप्लाई काट दी गई, कोर्ट बंद कर दिए गए।
26 जून की सुबह बस हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन अखबार ही निकल पाए। किस्मत से उनके प्रेस में बिजली कनेक्शन दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी की जगह नई दिल्ली से आता था। अब 26 जून को सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी के ऑफिस में 8 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री मौजूद थे। उन सबको इमरजेंसी की घोषणा की एक एक कॉपी और विपक्ष के उन नेताओं की लिस्ट दी गई जो गिरफ्तार हुए थे। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की और ऐसा करने की वजहें भी बताई। वहां पर मौजूद सभी के लिए ये किसी सदमे की तरह था। इससे पहले किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। वहां के माहौल में घुले तनाव को कोई भी महसूस कर सकता था। चूंकि ये मीटिंग सिर्फ इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए बुलाई गई थी, इसलिए कोई वोटिंग भी नहीं हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था कि आधी रात को ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया है। पूरी मीटिंग सिर्फ 30 मिनट में ही खत्म हो गई। इस समय तक इंदिरा गांधी इतना क्रोधित हो चुकी थी कि उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक के ही आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून की मध्यरात्रि में ही अपने हस्ताक्षर कर डाले और इस तरह देश में पहला आंतरिक आपातकाल लागू हो गया। आम लोगों को तो यह भी पता नहीं था कि आपातकाल का मतलब क्या होता है। लोग सख्ते में और दुविधा में थे। सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था या उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। आंदोलन कर रहे जयप्रकाश नारायण से लेकर मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर जैसे शीर्ष विपक्षी नेता शामिल थे। 25 जून की आधी रात को ही सभी राज्यों के मुख्य सचिव की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया था। जयपुर की महारानी और ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया को भी इमरजेंसी के दौरान तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। 65 साल की गायत्री देवी को फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं राजमाता सिंधिया पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 26 संगठनों को एंटी इंडिया कहकर उस पर बैन लगा दिया गया था। इसमें आरएसएस से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट भी शामिल थे। मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। हर अखबार के दफ्तर में सेंसर अधिकारी को बैठा दिया गया। उसके देखने के बाद ही कोई खबर छपकर बाहर निकलती थी। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो जाती थी। 23 जनवरी 1977 तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जब तक कि लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हो गई। सोनिया गांधी और राजीव गांधी के मन में इमरजेंसी को लेकर किसी तरह का संदेह या पछतावा नहीं था। और तो और मेनका गांधी को इमरजेंसी से जुड़ी सारी बातें पता थी और वह हर कदम पर अपने पति संजय गांधी के साथ थी। इसी इमरजेंसी के दौरान एक अध्याय संजय गांधी का भी रहा जिसे देश आज तक ना तो भूला है और ना कभी भूलेगा। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी भले ही प्रधानमंत्री न बन सके, लेकिन भारतीय राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि उन्होंने साल 1973 से लेकर साल 1977 के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर देश का कार्यभार संभाला। संजय गांधी को इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि जब 25 जून को आपातकाल की घोषणा हुई तो उसके बाद लगभग 2.5 साल तक संजय गांधी ने ही देश की बागडोर अपने हाथों में संभाले रखा। साल 1976 के सितंबर महीने में बीच इमरजेंसी के दौरान उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी देश के बुजुर्गों को याद है। दरअसल उन्होंने देश भर में पुरुष नसबंदी करवाने का आदेश दिया। इस निर्णय के पीछे सरकार की मंशा थी कि देश की आबादी को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन देश भर में कई लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई। एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि एक साल में 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई। ऐसा बताया जाता है कि 16 साल के किशोर से लेकर 70 साल के बुजुर्गों की नसबंदी करा दी गई। इस दौरान बेहतर मेडिकल सुविधा नहीं मिलने की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई। खैर, ये सब अराजकता 23 जनवरी 1977 को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ खत्म तो हो गया, लेकिन वो दौर ऐसा था जो आज 50 साल बाद भी देशवासियों के जहन में ताजा है। इंदिरा गांधी खुद को सत्ता से दूर होने की बात सोच भी नहीं सकी और इसी कारण वह देश में आपातकाल लगाकर खुद तानाशाह बन गई। हालांकि इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भयानक हार हुई और इस देश ने आजादी के बाद पहली बार मोरारजी देसाई के रूप में एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को देखा।
तो यही थी साल 1975 में देश में आपातकाल लगाने के पीछे की असली कहानी और आपातकाल का सही मतलब। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।